बदलाव के दौर से गुजर रहा है और इस बदलाव के दौर की शुरुआत हुई है धारा 370 के हटने के बाद। केंद्र सरकार को चाहिए था एक जिम्मेदार व्यक्ति जो यहां पर आकर संभाल सके 370 हटने के बाद का जम्मू कश्मीर। और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह की नजर और विश्वास उन्होंने जताया है मनोज सिन्हा जी पर। मनोज सिन्हा जी पूर्व सांसद हैं, पूर्व रेल मंत्री रह चुके हैं और अब यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर में 5 साल पूरे करने जा रहे हैं। मनोज जी, आप जम्मू कश्मीर पहुंचे, बहुत बड़ी चुनौतियां थी, आप बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन अब आपने सफल चुनाव भी करवा दिया, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार भी आ गई। क्या था आने के बाद का आपका मास्टर प्लान, गेम प्लान, जो इतनी शांति से सद्भाव के साथ सबको मिला जुला कर आपने ये संभव को दिखाया? मुझे लगता है वो तो रॉकेट साइंस नहीं है। एक बात मैं यहाँ बार बार कहता हूँ कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल है, मैंने कि किसी भी बेगुनाह आदमी को अनावश्यक न परेशान किया जाए और जो गुनहगार है उसे किसी सूरत में न बख्शा जाए। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के सुरक्षा बलों ने, यहाँ के प्रशासन ने मोटे तौर पर इस नीति पर चलने का काम किया है। समाज में एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ और 4 पीस की बात हम लोग शुरू से कहते हैं, पीस, प्रॉस्पेरिटी, फर्स्ट। ये 4 ऐसे शब्द हैं जिनके कारण लोगों में विश्वास पैदा हुआ। जो मेजर्स हम लोगों ने लिए, सिस्टम को कैसे ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए, इसका लाभ मिला। और 2-3 बातें मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि एक तो अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू दोनों पिछले 4 साल में मोटे तौर पर करीब 45% की ग्रोथ हुई है। इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो 18-19 में जहां 1,64,000 करोड़ की इकोनॉमी थी, वो अब 2,63,000 करोड़ की इकोनॉमी हो गई है। मोटे तौर पर 9.5% ग्रोथ रेट है जम्मू कश्मीर की। तीसरी बात कि एक्सपेंडिचर काफी बड़ी मात्रा में हम लोगों ने बढ़ाया है, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम किया और बजट में अधिक से अधिक काम के लिए पैसे खर्च हों ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये काम हो रहा है। इससे मुझे लगता है कि एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है। जो बात मैंने ट्रांसपेरेंसी की थी, अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिसके पिता ठेले पर सब्जी बेचते थे और उसकी बेटी केएस अफसर बन करके आज जम्मू कश्मीर में काम कर रही है। सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं मानता हूं कि देश के बाकी पुलिस बलों से थोड़ा भिन्न है, या इनकी चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन जिस तरह से सुरक्षा बलों ने मिलकर के चुनौती का सामना किया है और जो बेहतर तालमेल रहा है, उसके कारण और प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का सदैव मार्गदर्शन, निर्देश, वो भी एक भारत सरकार का पूरा सहयोग रहा। इसके कारण बहुत सारी चीजें बदली हैं। शुरुआत में मुझे ध्यान है कि 1-1.5 साल तो कोविड का दौर था, बड़ी कठिन परिस्थिति थी, लेकिन बावजूद इसके प्रोजेक्ट पूरी करने की रफ्तार हमारी लगभग 10 गुनी हो गई है। 2020 में जहां 10,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, 9,000, 10,000, अब लास्ट ईयर हमने 92,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए। तो इसके कारण आम लोगों में एक विश्वास पैदा हुआ और अभी जैसा आपने दिखाया कि लंबे समय बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, बड़ी आशंकाएं थी देश में, देश के बाहर भी, क्या होगा, लेकिन कहीं कंकड़ भी नहीं चला। न एक जगह रीपोलिंग हुई, न राजनीतिक दलों ने कोई शिकायत की कि साहब कोई रिगिंग हुई है। और शायद पहली बार 35 वर्ष में वैली के अंदर 11 बजे रात को लोग गांव में जाकर के वोट मांगने का काम कर रहे थे। तो ये सब फैक्टर रहे जिसके कारण ये बदलाव हो सका है। तो कितना सहयोग रहा यहाँ? एक चीज माना जाता है कि जब से आप आए हैं, खुफिया एजेंसियों के बीच, आर्मी के बीच, पुलिस ऑफिसर्स के बीच ये एक समन्वय जो होता है वो काफी बढ़िया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग काफी बड़ी है। तो क्या आपने इसमें बीच में ब्रिज का काम किया इस समन्वय को बढ़ाने में? क्या इसमें क्या रोल रहा? क्योंकि ये बहुत अच्छा समन्वय था, तभी जाकर इतनी सफलता मिली है आपको। एक हमारे यहाँ कहावत है कि लड़े सिपाही नाम सरदार का। तो काम तो हमारे मैंने
लोग कर रहे थे, लेकिन श्रेय थोड़ा हमको भी मिल जाएगा। मौके पर तो इनकाउंटर करता है हमारा एसओजी का जवान, लेकिन श्रेय तो डीजीपी साहब को ही मिलता है, मुझे मिल तो। लेकिन सबने बेहतर ढंग से तालमेल करके काम किया है, ये सच है। निरंतर आपस में इन लोगों की बातचीत, और मैं सबको इसका श्रेय दूंगा। और ये सच है कि बेहतर स्तर का तालमेल है, लोगों का भरोसा बहुत बड़ा है। मैं मानता हूं कि आम जनता का भरोसा है, इसके कारण परिस्थितियों में काफी बदल आई है। मनोज जी, एक चीज और आ रहा है, आपने बोला 11 बजे रात तक जनता कैंपेन कर रहे थे, लोग जनता वोट देने निकली। एक शुरुआत हुई थी, आपने कुछ एक साल पहले किया था, बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होगी। कश्मीर एक जमाने में बॉलीवुड के लिए जन्नत माना जाता था, सारी फिल्मों की शूटिंग। क्या शुरुआत मल्टीप्लेक्स खोलने की? नहीं, एक साल पहले नहीं, मैं आपको 2-3 बात बताता हूं। 32 साल बाद कश्मीर घाटी में सिनेमा हॉल प्रारंभ हुए, चाहे वो श्रीनगर का मल्टीप्लेक्स हो, पुलवामा का सिनेमा हॉल हो, सोपैया का सिनेमा हॉल हो। तो ऐसे स्थान जिनकी चर्चा दूसरे कारणों से होती थी, वहां सिनेमा हॉल खुले। बॉलीवुड के लोग भी आकर के ढेर सारी शूटिंग हो रही है, तो वो भी लंबे समय बाद हो रहा है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है। मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं, मैं आंकड़ा कोई ऐसा बोल दूं जो सही ना हो, लेकिन मुझे अंदाजा है कि 300 से ज्यादा वेब सीरीज और फिल्म्स की शूटिंग पिछले दिनों हुई है। उसमें जम्मू कश्मीर के भी कई लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो खुद भी इसको प्रोत्साहित करने में बड़ा योगदान कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट भी अब वो कौन लीग क्रिकेट, लीजेंड क्रिकेट भी हो रहा है, फार्मूला रेस भी हो रही है। तो कई इस तरह की चीजें आयोजित हो रही हैं। और खान मार्केट से बेहतर जगह श्रीनगर में रात को लोग लुत्फ उठाते हैं, ऐसा भी लोग कहने लगे हैं। आप लोग खान मार्केट के आदी हैं, लेकिन अब जो यहाँ आ रहा है वो श्रीनगर में ऐसे अनेक स्थान हो गए जो झेलम के किनारे गिटार बजाते हुए, कॉफी पीते हुए बच्चे दिख जाएंगे। मतलब जो घटनाएं पत्थरबाजी की दिखती थी वो अब नजर नहीं आती, अब युवा यहाँ के स्टार्टअप में लग रहे हैं। स्वाभाविक रूप से केवल वही नहीं, मैंने जो पड़ोसी के इशारे पर बंद काल होती थी, अब बंद का कैलेंडर यहाँ नहीं जारी होता, अब एकेडमिक कैलेंडर यहाँ जारी होता है, बिजनेस कैलेंडर जारी होता है। तो वो इतिहास की बात हो गई है। पत्थरबाजी लोग भूल गए हैं, नई जनरेशन तो लगभग भूलती जा रही है। और ये स्थिति 5 साल और रहेगी तो यहाँ के इतिहास में जो दर्ज था वो खत्म हो जाएगा। कई ऐसे काम हुए, 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला जो कभी नहीं निकलता था। तो इस तरह के कई काम हुए हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, बिजनेस, ट्रांसपोर्ट सब रेगुलर जैसे बाकी देश में चल रहा है वैसे यहाँ भी चल रहा है। इसमें यहाँ के स्थानीय नागरिकों का भी बड़ा सहयोग है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि लोग ऊब चुके थे और लोग चाहते थे कि एक बेहतर स्थिति का निर्माण हो। ये कहा जाता है कि जैसे 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 कम्युनिकेशन सुदूर दूर दराज के इलाकों में जाता है, सरकार की विकास की योजनाएं जनता तक पहुंचती हैं, तब उस इलाके का विकास संभव होता है, लोगों की सोच बदलती है। जम्मू कश्मीर में सुदूर अंदर तक जाना बड़ा मुश्किल हुआ करता था आज से 5 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले भी कहा जा रहा था। कैसे संभव बनाया आपने? कैसे लोग गए एडमिनिस्ट्रेशन के, कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना शुरू हुआ? और क्या अभी भी इसमें चुनौती बाकी, अभी भी बहुत काम बाकी है इसमें? देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है और मुझे लगता है कि ये निरंतर लोगों की आवश्यकताएं और जरूरतें बढ़ती हैं। लेकिन ये शुरुआत में जो आपने बात कही, किसी भी राज्य, यूटी या क्षेत्र के विकास में कनेक्टिविटी का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब कनेक्टिविटी मोटे तौर पर रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी और एक नए युग में डिजिटल कनेक्टिविटी। मैं आपको कह सकता हूं कि मोटे तौर पर 1.5 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट यहाँ आज चल रहे हैं और वो माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के कारण चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी आए थे तो जेडमोर टनल का उद्घाटन किया उन्होंने। अब 365 दिन सोनमर्ग आप जा सकते हैं। बगल में जोजिला टनल बन रही है, 26 में पूरा हो जाएगी तो लेह लद्दाख भी आप जब चाहें कारगिल जा सकते हैं। मुझे याद है जब 2020 में मैं आया था, यहाँ से जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में लोग आराम से जा रहे हैं। तो इसके कारण स्वाभाविक रूप से
कनेक्टिविटी के कारण भी विकास हुआ है। रेल कनेक्टिविटी कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके तैयार है, उसकी चर्चा चिनाब का ब्रिज हो या वो केबल ब्रिज हो, ये सब बन के तैयार है। किसी दिन प्रधानमंत्री जी इस ट्रेन को चला सकते हैं जो श्रीनगर से चलेगी और दिल्ली जाएगी। वो तिथि मैं नहीं बता सकता क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय बताएगा। एयर कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो मुझे याद है जम्मू जो आता था वो ये नहीं सोच पाता था कि सुबह आए तो शाम को चले जाएंगे। बड़ी संख्या में जम्मू से भी फ्लाइट्स का ऑपरेशन बढ़ा है और श्रीनगर से भी बढ़ा है। 42 फ्लाइट ऑपरेट होती थी श्रीनगर से, अब 126 से ज्यादा हो रही है। जम्मू से 8 होती थी, अभी 44 हो रही है। आने वाले दिनों में नया टर्मिनल बन रहा है, बनने के बाद ये संख्या और बढ़ने वाली है। डिजिटल कनेक्टिविटी भी मोटे तौर पर जम्मू शहर का 95% हिस्सा 5G से कवर्ड है। पूरे जम्मू कश्मीर में भी देखेंगे तो ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क हो या 5G कनेक्टिविटी हो, मोस्ट ऑफ द एरियाज में, कुछ हिली एरियाज को छोड़ दीजिए तो कवर हो गई। और जम्मू कश्मीर ऑनलाइन सर्विसेज में आज देश का नंबर 1 राज्य है। मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, उसको हमने पीछे छोड़ दिया। 1100 से ज्यादा सर्विसेज आज जम्मू कश्मीर ऑनलाइन दे रहा है। इससे आम आदमी को बड़ी सुविधा हुई है। और ऑटो एस्केलेशन मोड में मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की मोस्टली सर्विसेज देने वाला अकेला यूटी है जम्मू कश्मीर। उसको 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे किसी सामान्य आदमी को मान लीजिए लैंड रिकॉर्ड लेना है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में प्रोविजन है कि 15 दिन में मिलना चाहिए। तो 15 दिन में अगर नहीं मिलेगा, तहसीलदार साहब को देना है, तो 16वें दिन ऑटोमेटिकली वो एस्केलेट करके एसडीएम साहब के पास चला जाएगा। अब अगर 15 दिन में उन्होंने नहीं दिया तो फाइनेंशियल पेनाल्टी भी लगेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन भी हो सकता है। सामान्यतः एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं होता है। 829 से ज्यादा लोगों पर फाइनेंशियल पेनाल्टी लगी। तो सामान्य आदमी को जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो समय सीमा के भीतर मिलने लगी थी। कई इस तरह के पुरस्कार भी जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किए हैं। तो मुझे लगता है कि ये गुड गवर्नेंस के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उस पर जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत संजीदगी से काम किया और मैं अपने प्रशासन के सहयोगियों का आभारी हूं जिन्होंने इस काम को बड़ी शिद्दत से किया। मनोज जी, 2029 तक प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें जम्मू कश्मीर का क्या योगदान होगा? क्या स्टार्टअप्स को आप लोग भी प्रोत्साहन दे रहे हैं? मेक इन इंडिया को आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं? क्या प्लान क्या है मेक इन इंडिया का, स्टार्टअप्स का? देखिए, मोटे तौर पर हमारी यात्रा देर से शुरू हुई है, लेकिन विकसित भारत में जम्मू कश्मीर भी जिस रास्ते पर बढ़ रहा है, अगर चलेगा तो योगदान किसी से कम नहीं होगा। मुख्य रूप से 4 सेक्टर का जिक्र करूंगा। यहाँ एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का पोटेंशियल बहुत है। सामान्यतः जब बात होती है जम्मू कश्मीर की तो टूरिज्म की ही बात होती है। मैं थोड़ा इसलिए इसको दूसरे वे में कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से जुड़ी हुई है। हार्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, डेयरी है, अनेक चीजें हैं। अब जम्मू कश्मीर के 70% आबादी इससे जुड़ी हुई है। HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान आज से 2 साल पहले देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से हम लोगों ने बनाया था। लक्ष्य ये रखा था कि जम्मू कश्मीर की GSDP में जो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 5 साल में दुगुना कैसे हो जाए। तो एक्सपर्ट्स और उस कमेटी की राय है कि दुगुनी होगी, लेकिन मैं आपके सामने जम्मू कश्मीर के लोगों को कह रहा हूं कि मैं आश्वस्त हूं कि कम से कम 2.5 गुना वृद्धि होगी। 2.5 गुना। जैसे फाडर की डेफिसिट है, यहाँ 40% फाडर होता है। मिल्क डेफिसिट थी, अब मिल्क सरप्लस हो गए। एग और मीट बाहर से बहुत आता है। तो इन सब चीजों में जम्मू कश्मीर कैसे आत्मनिर्भर होगा। मोटे तौर पर 13 लाख फैमिली है जो खेती और संबंधित एक्टिविटी से जुड़ी है। उसमें 2,62,000 हमारे मार्जिनल फार्मर, वो भी कैसे संपन्नता पूर्वक रह सकें। हाई डेंसिटी प्लांटेशन, कई रिग्रेसिव कानून थे जिन्हें बदल दिया गया। अब जम्मू का आदमी हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकता था, ऐसा कानून था, वो बदला गया। 4 कैनाल से जिसके पास कम जमीन है वो हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं करता था, कर सकता था कानूनन। आपको आर्चर्ड लगाना है, बगीचा लगाना है,
तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर से परमिशन चाहिए और काटना है तो भी चाहिए। ऐसे अनेक रिग्रेसिव कानूनों को माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण पिछले 4-5 सालों में बदला गया है, उससे बड़ी तब्दीली आई। दूसरी बात, इंडस्ट्री। ये सच है कि जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाना कठिन काम है बाहर के आदमी को। आजादी के बाद से 2021 तक मोटे तौर पर 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ प्राइवेट सेक्टर में आया था। भारत सरकार के सहयोग से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि जो इंसेंटिव उस स्कीम में था, देश के किसी राज्य ने वो ऐसा इंसेंटिव नहीं दिया, और इसके कारण ढेर सारे प्रपोजल हमारे पास इन्वेस्टमेंट के आए। सबको हम जमीन नहीं दे सके। वो 30 सितंबर 2024 को पॉलिसी खत्म हो गई। मेरा अनुमान है, और मेरा अनुमान सही होगा, 33,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के काम डिफरेंट लेवल पर जमीन पर चल रहे हैं। उसमें 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बाकी कुछ लोगों को जमीन हम नहीं दे पाए हैं, आने वाले दिनों में अलॉट हो जाएगा। 46 नए इंडस्ट्रियल इस्टेट बन रहे हैं, लेकिन 1,65,000 करोड़ से ज्यादा के प्रपोजल हमारे पास थे। हमारे पास लैंड बैंक की कमी है। काफी हद तक प्रशासन ने मिलकर के उसे बढ़ाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके कारण तीसरा टूरिज्म अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ है। मैं उसमें कहने नहीं जा रहा हूं क्योंकि टाइम लगेगा। 2,36,00,000 लोग जम्मू कश्मीर आने लगे हैं। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देश के गृह मंत्री जी के कारण इस पॉलिसी में मिला। और मैं एक छोटी बात बताता हूं, मैं अनेक ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास एक होटल था, उन्होंने 4 साल में दूसरा होटल बना लिया है। आप पता करेंगे तो नाम लेने की जरूरत नहीं है, अनेक अच्छे लोग। तो इस सेक्टर में भी बड़ा ग्रोथ है। और चौथा, एमएसएमई। तो एक छोटी बात मैं बताता हूं, एक्सपोर्ट हमारा पश्मीना का, कारपेट का पिछले 4 सालों में जस्ट डबल हो गया है। जीआई टैगिंग हो या क्यूआर कोड हो। होता क्या था कि ये हैंड वेवन कारपेट यहाँ बनती है। भदोही जो उत्तर प्रदेश में हमारे बगल में है, वो मशीन मेड कारपेट है। या दुनिया के दूसरे देश भी मशीन मेड कारपेट बनाते हैं। उसमें अंतर नहीं कर पाते थे लोग, क्योंकि अब मुझे दे दिया जाए पश्मीना तो मैं तो समझ ही नहीं पाता हूँ। जो लोग देते हैं मैं समझता हूँ ये असली पश्मीना है। सबको ये मालूम नहीं। उसके कारण मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है और ये और आगे बढ़ेगा। वैसे ही हार्टिकल्चर प्रोड्यूस में भी अब दुबई, अरब कंट्रीज में हमारे माल जाने लगे हैं। कोल्ड स्टोरेज की हमारी क्षमता पिछले 4 साल में दुगनी हो गई। इसकी अभी क्षमता और बढ़ाने की जरूरत है। फूड प्रोसेस इंडस्ट्री और यहाँ आ सकती है। मैं समझता हूँ ये 3-4 बातें। एक छोटी बात कह के खत्म करूंगा। पीएमईजीपी एक स्कीम चलाती है भारत सरकार, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर की आबादी देश की आबादी की 1% है, और पीएमईजीपी में लगातार 3 साल जम्मू कश्मीर देश में नंबर 1 रहा है, यूपी नंबर 2 रहा है। चाहे वो यूनिट लगाने का मामला हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मामला हो। मनोज जी, यूपी भूल नहीं पाते आप? मैंने यूपी का नाम इसलिए लिया मैंने कि देश का सबसे बड़ा राज्य है। मनोज जी, दहशतगर्दी काफी आप हद तक काबू में आ गई है, घाटी में अब नजर नहीं आती, लेकिन जम्मू इलाके में पिछले कुछ महीनों में घटनाएं बढ़ी थी, लेकिन फिर काबू में आ गई है। नीलम प्रभात सर भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मुझे लगता है काबू में काफी आई है, लेकिन काफी अभी भी लगता है इधर से फिल्ट्रेशन हो रहा है। मैंने एक तो आंकड़ों की बात मैं कर सकता हूं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि सिविलियन किलिंग कितनी हुई, फोर्सेस के लोग कितने मारे गए, टेररिस्ट कितने मारे गए, ये सब आंकड़े हैं हमारे पास। मैं एक बता सकता हूं। लेकिन ये सच है कि जब हम लोगों ने कार्यभार शुरू किया था तो चुनौती कश्मीर की ही थी। मोटे तौर पर जम्मू क्षेत्र में शांति थी, और इसलिए कई चीजें हुई। जम्मू से फोर्सेस भी थोड़ी विड्रा हो गई, और पूरा कंसंट्रेशन फोर्सेस का कश्मीर में था। और आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि किसी भी तंजीम का बड़ा कमांडर कश्मीर में जीवित नहीं है। लोकल रिक्रूटमेंट की अगर मैं बात करूं तो पिछले 30-35 सालों में सबसे न्यूनतम स्तर पर लोकल रिक्रूटमेंट आज की तारीख में है। अब जो हमारा पड़ोसी है वो बराबर परेशान रहता है। चुनाव हो जाए शांतिपूर्ण ढंग से तो परेशान, जम्मू कश्मीर में शांति आ जाए तो परेशान, उसकी अपनी परेशानी हो तो परेशान। तो उसने कोशिश करके इन्फिल्ट्रेट कराया लोगों को और जम्मू एरिया को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। अब सुरक्षा बलों ने भी चाक चौबंद इंतजाम किया है, फोर्सेस में बढ़ोतरी हुई, पुलिस ने भी अपनी
कार्रवाई करी, आर्मी ने भी, सीआरपीएफ भी आ गई है। तो 15-16 सालों से मुझे लगता है कि जम्मू शांत था, इसलिए थोड़ा ध्यान हट गया था, लेकिन अब पूरी तैयारी प्रशासन फोर्सेस ने कर ली है। वीडीजी का एक बड़ा सेक्शन, जो काम हो सकता है, कुछ चीजें हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं की जा सकती हैं, जानकारी है। विंटर में हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी सफलता मिलेगी, बर्फ कम पड़ने के कारण मुझे लगता है कि वो सफलता हम नहीं पा सके, लेकिन हम आज जरूर ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि केवल शांति स्थापित करने में न भारत सरकार को रुचि है, न जम्मू कश्मीर की फोर्सेस को, न मुझे रुचि है खरीदने में। अस्थायी शांति स्थापित हो, इस दृष्टि से काम हो रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरह से तैयारी किया है हमारी फोर्सेस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, आर्मी ने, निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और जम्मू के लोग बड़े राष्ट्रवादी हैं, तो इसलिए जम्मू के लोग भी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। मनोज जी, एक चीज आपने और शुरू की थी, जो सपोर्टर्स हैं, जो आतंकियों को पनाह देते हैं या उनको परोक्ष रूप से सहायता देते हैं, उनके खिलाफ आपने कार्रवाई शुरू की थी, और जो सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं उनको बर्खास्त करना शुरू किया था। जहां तक मुझे याद आता है, पिछले 3-4 सालों में 50-60 से ज्यादा बर्खास्त लोग हो चुके हैं। क्या इसका संदेश पूरे कश्मीर में गया है? ये जो गोली चलाता है, मैंने जो टेररिस्ट है वो तो है, उस इकोसिस्टम को जब तक नहीं खत्म करेंगे, मुझे लगता है कि ये टेररिज्म खत्म नहीं हो सकता है। तो फोर्सेस ने उस पूरे टेरर इकोसिस्टम पर प्रहार किया है। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं आप, सरकारी 76 लोग हैं जिनको निकाला जा चुका है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, आर्टिकल 311, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उसमें 3112C जो है, उसमें ये अधिकार राष्ट्रपति को और राज्य के या यूटी में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को है कि ऐसा व्यक्ति जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको बिना किसी जांच के, बिना किसी कारण के बर्खास्त किया जा सकता है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति है जिसमें डीजीपी सदस्य होते हैं, एडीजी सीआईडी होते हैं, होम सेक्रेटरी होते हैं, जीएडी के हमारे सेक्रेटरी होते हैं और लॉ सेक्रेटरी होते हैं। तो बाकायदे एक केस की पड़ताल होती है और वहां से जो संस्तुति आती है कि हाँ ये फिट केस है, तो उनको निकाला जाता है। और ये मुझे लगता है कि इसने बड़ा योगदान दिया है शांति स्थापित करने में। कई लोगों को इससे तकलीफ होती है, जब भी इस तरह की कार्रवाई होती है तो अनेक प्रकार के राजनीतिक बयान आते हैं, और इसलिए मैं आज आपके चैनल पर कह रहा हूं कि ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इसका जारी रहना बहुत आवश्यक है। मनोज जी, एक चीज देखने में आ रही है, जो भारत के हर राज्य में, जहाँ पे केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियां सरकार में है, काफी टकराव, काफी तल्खी नजर आती है। कई राज्य आप सब जानते ही हैं, लेकिन आपका राज्य एक ऐसा अनूठा राज्य जहाँ केंद्र और राज्य में बड़ा समन्वय है। कभी ये भी सुनने में नहीं आता कि विवाद हो रहा है गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच। जो है विकास की राह पर आप लोग सब एकमत हैं। क्या ये कैसे संभव हो पाता है कि कोई तल्खी नहीं, सब कुछ आराम से चल रहा है यहाँ पे? मुझे लगता है कि तल्खी से लोगों का नुकसान होगा, इस राज्य का या इस संघ राज्य क्षेत्र का नुकसान होगा। जब उद्देश्य कही है कि यहाँ प्रगति हो, विकास हो, शांति हो, इसके अलावा अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई विवाद का कारण नहीं है। एक और क्वेश्चन जो आपसे बार बार सवाल हर कोई पूछता है, दिल्ली में भी हम लोग, आप जब आते हैं पूछते हैं, कब पूर्ण राज्य का दर्जा, कि अब पूरी तरह से निश्चिंत हो जाएगा केंद्र की राज्य पूरी तरह से शांत हो गया है? देखिए, आप पार्लियामेंट बहुत दिन तक कवर किए हैं, माननीय गृह मंत्री जी ने देश की संसद में ये बात कही थी, तो इट्स एन एश्योरेंस गिवन बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो वो पूरा होगा ही। प्रधानमंत्री जी श्रीनगर की सभा में, मैं उस सभा में मौजूद था जब योगा डे पर आए थे, उन्होंने कहा कि जल्द कब आएगा, सुप्रीम कोर्ट को भी भारत सरकार ने बताया है कि, और जब मुझे याद है कि 370 के एब्रोगेशन का बिल आया था, तब भी गृह मंत्री जी ने जो बात कही थी उस समय लोगों के प्रश्नों का जवाब देते हुए कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकंड, और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, लेट अस वेट फॉर अप्रोप्रिएट टाइम। मनोज जी, अब थोड़ा सा एक दो हल्के सवाल पूछूंगा। महाकुंभ होकर आए, कई नेता गए नहीं है और काफी तल्खियां निकाल रहे हैं वहाँ। अब मुझे राजनीतिक सवाल न पूछें तो अच्छा है। मैं गया था, मेरी पूरी आस्था है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं विद्यार्थी था तब भी गया था, ये चौथी बार मैं कुंभ न आया हूँ।
कुंभ ना आए, लेकिन कोई अवस्था तो आपको नहीं दिखी होगी, अव्यवस्था जो बाकी लोगों को नजर आ रही है। मुझे तो नहीं दिखी, और मुझे लगता है कि जहां 10 करोड़ 20 करोड़ लोग आ रहे हैं, छोटी मोटी अव्यवस्था पर अगर लोग ध्यान दे रहे हैं तो ये उचित नहीं है। इतने बड़े इंतजामात में छोटे बड़े घर में शादी होती है, 100-200 लोग आते हैं तो कोई न कोई व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है, तो इस पर विचार करना चाहिए। मनोज जी, एक आप सांसद रहे, आप रेल मंत्री रहे, मुझे याद है एक घटना छोटी सी कि आपका सपोर्टर गाजीपुर से चलाया झंडा लेकर और उसको ऊपर आने नहीं दे रहे थे रेल मंत्रालय में, तो आप जूता भी नहीं पहने थे और सीधे नीचे पहुंच गए थे उसको अपने कमरे में ले जाने के लिए। तो क्या वैसा ही खुला दरबार यहाँ भी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जनता के बीच? नहीं, वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन सामान्य रूप से लोगों से मेरा संपर्क है और जीवन संपर्क है, ये मैं कह सकता हूँ। कोई लकीर खींच जाती है यहाँ पे? स्वाभाविक है। एक गाजीपुर में बहुत आपने काम किया, बहुत विकास के कार्य किए, फ्लाईओवर्स वगैरह जितने बने सब आपके कार्यकाल में ही बने। आपको गाजीपुर से बहुत प्यार है, क्या याद आती है गाजीपुर की या जाने? गाजीपुर की याद, गाजीपुर बसा हुआ है मेरे दिल में, तो याद क्या, गाजीपुर में मैं समाहित हूँ और गाजीपुर मुझ में समाहित है। आखिरी उस इलाके में जो भी आपने देखा जनता के बीच रहे, उसकी कोई सीख है जो आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हो, यहाँ पर काम आती हो? नहीं, मुझे लगता है कि हर जगह की परिस्थितियां अलग होती हैं, और अगर आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से मतलब हर तरह के लोगों से, और लोगों की बात सुनते हैं, तो फिर समस्याओं के समाधान में आपको दिक्कत नहीं होती है। मनोज जी, आप डायमंड स्टेट समिट जम्मू कश्मीर में आए और हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।